हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में अब हमारे पास टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसके माध्यम से हम mRNA के ऊपर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या कर रहे हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। परंतु इनिशिएशन करने से पहले हमें कुछ मैकेनिकल स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं फैक्टर्स एंड पोजीशन के साथ, क्योंकि सबसे पहले किसी सूचना को प्रेषित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके माध्यम की। और यहाँ पे माध्यम है mRNA, अर्थात mRNA का संश्लेषण उसी वक्त केंद्रक द्रव में होगा जब किसी जगह पर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे फंक्शनल हो। उससे पहले mRNA नहीं बनता। इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपको बता दिया था कि mRNA का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ई कोलाई में बी पॉसिबल 2 मिनट। उसके अंदर उसका संश्लेषण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन और उसका ट्रांसलेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैकेनिकल स्टेप्स की हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है वो है सिंथेसिस ऑफ mRNA। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जस्ट हमने इसी से पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया पूरे फैक्टर्स जो कि जरूरी है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो उसके अंदर हमने पढ़ लिया डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, अमाइनो एसिड्स, एनर्जी सोर्स एंड फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें पहले से तैयार है कोशिका द्रव में। प्रकार प्रोटीन संश्लेषण साइट राइबोसोम्स तैयार है, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कोशिका द्रव में निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। ठीक है, टीआरएनए, आरएनए अपनी जगह पे है, बाकी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे है। तो ये पहले से तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि ये भी प्रकार प्रोटीन संश्लेषण के टाइम पे ही बनेंगी, ये रॉ मटेरियल्स के रूप में वहां पे तैयार होती है। केवल हमें जरूरत होती है निर्देश की या सूचना की, तो वो mRNA के रूप में प्रेषित होता है। इसी में स्टेप नंबर 2 अगर अपन देखें तो स्टेप नंबर 2 आ जाएगा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के लिए अगर अपन कहें तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो इसेंशियल नॉन इसेंशियल है वो सारे के सारे कोशिका द्रव में हम मानते हैं कि पहले से उपलब्ध होते हैं अपने निश्चित कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब उनको अरेंज करना है तो अरेंज करने से पहले उन्हें सक्रिय बनाना होता है, उन्हें एक तरीके से एक्टिवेट करना जरूरी है, जिसमें विशिष्ट एंजाइम एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे ऐड होता है। अब तीसरा पॉइंट हमारा बनता है ट्रांसफर या अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसाइल। पूरा ही लिख देता हूं, अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसिड ही कर देते हैं अभी, वैसे एसाइल बन जाता है ACYL, अवाइल ऑन tRNA, टीआरएनए के ऊपर अपने एप्रोप्रिएट। इसका संश्लेषण और स्थानांतरण, संश्लेषण नहीं स्थानांतरण जो है वो भी एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम ही करता है। इसकी दोनों उपलब्धता हैं, ये अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को ढूंढकर उसको सक्रिय बनाने तथा उसी के उपयुक्त टीआरएनए को ढूंढकर उस पर ट्रांसफर करने, दोनों कार्य ये करता है। इसलिए यहाँ पे 2 एंजाइम्स के नाम हम यूज में लेते हैं, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंड अमीनो एसिड ट्रांसफरेज। अब चौथा जो पॉइंट हमारे यहाँ पे बनता है उसको हम मेन बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है? अब ट्रांसलेशन को हम उप अवस्थाओं में बांटे तो हमारी पहली अवस्था आ जाती है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन
इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनिशिएशन भी लिख देते हैं तो वो भी काफी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आ गया इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। देन हमारे पास आता है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम लेके चलते हैं प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि बनने वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक तरीके से हेट्रोजीनस है, तो ऐसे में उसे काट छांट करके एक तरीके से मैच्योर प्रोटीन के रूप में बनाया जाता है और वहीं से फिर उसकी सेकेंडरी, टर्सरी एंड टेट्रा स्ट्रक्चर जो है डेवलप होती है ताकि वो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में क्या हो सके, कार्य हो सके। और फिर इसके बाद में पॉइंट आता है प्रोटीन शॉर्टिंग, जो कि अलग प्रोसेस है। तो हमारे पास ये सारे प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड को हम हिट्रोजीनस या इमैच्योर लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे स्टेप्स है जिसमें हम एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रोटीन के रूप में परिलक्षित यहाँ पे करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। अब एमआरएनए के संश्लेषण की बात करें तो हम ट्रांसक्रिप्शन आसानी से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एमआरएनए का संश्लेषण कहाँ हो रहा है? केंद्रक द्रव्य में बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के द्वारा। और ये जो एंजाइम है ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, एमआरएनए के किसी एक रज्जु, नॉट दोनों, एक रज्जु जिसे हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, के ऊपर एमआरएनए श्रृंखला को बनाता है। ठीक है, और ये एमआरएनए श्रृंखला जो है वो एक तरीके से हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के रूप में या इमैच्योर एमआरएनए के रूप में होती है। वहां पे 3 घटनाएं कंप्लीट होती हैं। पहली घटना जो है वो कौन सी है? दैट इज कैपिंग। 5' रे के ऊपर लगभग 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट अमाइनो न्यूक्लियोटाइड 7 मिथाइल ग्वेनिन ऐड होती है। इसको हम कैप बोलते हैं और इस कैप की उपस्थिति से ही यह 2 काम मेन, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट आरएनए ऑन प्रोटीन सिंथेसिस साइट, और दूसरा सबसे बड़ा काम जो है वो न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा साइटोप्लाज्म में एमआरएनए के अपघटन से इसको बचाता है। ठीक है, ये 2 प्रोसेस यहाँ पे ऊपर हो गई। फिर हम बात करें तो सेकेंड प्रोसेस इज क्या बोलते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन के अंदर 3' रे के ऊपर लगभग 200 से 250 या उससे अधिक जो है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज द्वारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्लीवेज होकर लगातार पॉलीएडिनाइलेशन की क्रिया होती है। पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब लगातार एडेनिन 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 के बहुलक जोड़े जाते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉली ए टेल। ये एमआरएनए का पश्च भाग बनाती है। ठीक है, अब बीच में क्योंकि यूकैरियोटिक एमआरएनए की हम बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक एमआरएनए जो है उसके अंदर विशिष्ट सीक्वेंसेज होती हैं एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। Exons are the genetic coding sequences, but introns are non-genetic coding sequences. उनका आनुवांशिकी से लेना देना नहीं है, जबरदस्ती की संरचना को बढ़ाते हैं। तो सूचना जितनी कम हो उतनी ज़्यादा सटीक होती है। तो ऐसे में इन इंट्रॉन सीक्वेंसेस को क्लीव करके वहाँ से रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग, एमआरएनए स्प्लाइसिंग। और इसमें स्प्लियोसोम काम में आता है जिसके लगभग 5 यूनिट्स है, U1, U2, U4, U5, U6, जिसमें U4 जो है और U5 जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था होती है, जो कि इसमें क्या कर रही है, इसको ब्रेक डाउन कर रही है। कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एमआरएनए जो है वो क्या हो गया, मैच्योर एमआरएनए तैयार। ये मैच्योर एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करके कहाँ आ जाता है, बाहर साइटोप्लाज्म में, और वहाँ कैप जो है वो इसको अपने क्या बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन पे झुके हुए कौन, राइबोसोम यूनिट्स पे लाकर जोड़ती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो दैट इज सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए का संश्लेषण और एमआरएनए का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ही एमआरएनए का संश्लेषण होता है और एमआरएनए प्रोसेसिंग में कंप्लीट होता है और एमआरएनए क्रॉस होने लगता है न्यूक्लियर पोर को, उसी वक्त यहाँ पे एक्टिवेशन होता है किसका, विशिष्ट एंजाइम दैट इज एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम।
तो हमारा पॉइंट चलता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि mRNA के संश्लेषण के पहले तक सभी अमाइनो एसिड जो है वो उपयुक्त मात्रा में साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होंगे, नहीं पता हमें, होंगे। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो ही mRNA की कोडिंग हो जाती है तो mRNA की कोडिंग होते ही यहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं एंजाइम्स और वो उपयुक्त अमाइनो एसिड को क्या कर देते हैं, सक्रिय बना देते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि mRNA का जीवन काल बता दिया 2 मिनट। उस 2 मिनट के अंदर अगर mRNA के प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे पहुंचने के बाद ये सूचना मिले कि हमें इन अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस और बहुत ज़्यादा समय लेने वाला हो गया, लेबरस हो गया। तो इसका मतलब mRNA की कोडिंग के साथ ये सूचना भी आउट होती है कि किन किन अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता होगी। अतः यहाँ पे mRNA की मैच्योरिटी के साथ साथ बाहर साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड और tRNA का एक्टिवेशन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। प्रोकैरियोट्स में तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स में ये घटना mRNA बन रही है केंद्रक द्रव्य में और बाकी की घटनाएं हो रही हैं कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है विशिष्ट एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज। एक नाम और दे देते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, ये एंजाइम। इस एंजाइम की एक विशेषता और बताएं तो प्रोकैरियोट्स में जितने प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं तो ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल बेस कि एक अमाइनो एसिड के सक्रियण में लगभग एक प्रकार के सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो लगभग 20 प्रकार के सिंथेटेज एंजाइम जो है वो इसके अंदर पाए जाते होंगे। क्लियर है? लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में एक अमाइनो एसिड को सक्रिय बनाने में कभी कभी एक से ज्यादा प्रकार के सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 20 अमाइनो एसिड से बहुत ज़्यादा संख्या में सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है विशिष्टता, अर्थात सिंथेटेज एंजाइम जो है वो अपनी क्रिया के अनुसार एक ही प्रकार का सिंथेटेज सभी एंजाइम्स को अमाइनो एसिड्स को सक्रिय करने में सक्षम नहीं है। तो ये विशेषता हो गई है कि विशेष अमाइनो एसिड के लिए सिंथेटेज एंजाइम भी कैसे होते हैं, विशिष्ट, और संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटेज एंजाइम क्या हो गए, एक तरीके से मीडिएटर मॉलिक्यूल्स के रूप में जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसको हम एक मैकेनिज्म से अगर समझाएं तो इसको हम शो कर सकते हैं अमाइनो एसिड। क्लियर है? अमाइनो एसिड प्लस क्या आ रहा है, एंजाइम। एटीपी प्लस मैग्नीशियम आयन सिंथेटेज एंजाइम। तो ये बनाता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। का मतलब संकुल, कॉम्प्लेक्स, प्लस एडीपी प्लस मैग्नीशियम आयंस।
ठीक है, ये इसने एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना दिया। सिंथेटेज एंजाइम एक्चुअली में अधिक अणुभार वाले संरचनाएं होती है, लगभग इनका अणुभार है 1,80,000 डाल्टन के करीब, और इनके अंदर एक से अधिक एसएच बॉन्ड्स होती हैं, जिसकी वजह से ये प्रत्यक्ष रूप से क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा क्या कर सकते हैं, दूसरे जो संरचना है उससे ऊपर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ। और जुड़ने में जो सक्रियण ऊर्जा है वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है एटीपी या जीटीपी के जल अपघटन से, और मैग्नीशियम आयन जो है उसमें एक्टिवेटर्स की भूमिका निभाते हैं। सक्रियण की इस क्रिया में अमाइनो एसिड्स का जो COOH ग्रुप है, जो COOH ग्रुप है ये नेगेटिवली क्या करता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के 5 सिरा जो है वन टू थ्री 4 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दैट इज कार्बन नंबर 1, राइबो शुगर ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया OH H, ठीक है, और ऑक्सीजन ये हो गया कार्बन नंबर 4, एक हाइड्रोजन आएगा, और ये 5 नंबर कार्बन हो गया CH2, और इस पे कौन जुड़ा हुआ है, PO4, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड O इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है AMP। कैसे हुई ये घटना, ATP की अगर अपन बात करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब हो गया राइबोस शुगर कार्बन नंबर 5, और इससे एक P, दूसरा P और तीसरा P, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज मुक्त OH 3 नंबर, ठीक है। तो ये है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहली क्रिया में ये क्या करता है, पायरोफॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करता है, और ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो है वो किससे जुड़ जाता है, इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक। फिर दूसरे में ये पायरोफॉस्फेट जो है वापस क्रिया करता है और किससे जुड़ जाता है, उसी से। और तीसरे में जो AMP है वो भी इससे क्रिया करता है और वो जुड़ जाता है इससे। तो यहां पे इसको हम बोलेंगे एक तरीके से अमीनो एसाइल एडिनाइलिक एसिड, AMINO, अमीनो एसाइल एडिनाइलिक अमीनो एसाइल एडिनाइलिक एसिड। अमीनो एसाइल एडिनाइलिक एसिड, दैट इज स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये जो बीच में बॉन्ड बनता है, ये OH जो बॉन्ड है ये क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O, H को निकाल दीजिए, एक H यहां का निकाल दीजिए, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो O और O इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड, सॉरी C और O के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज कौन सा हो गया, एनहाइड्राइड लिंकेज।
दैट इज एनहाइड्राइड लिंकेज। सी, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया यहाँ पे, रिलीज H2O, तो जितनी बार बॉन्ड बनेगा उतनी बार यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। एमिनो एसाइल एडेनाइलिक एसिड, इसको हम याद रखेंगे, दैट इज द सेकंड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेकंड पॉइंट, ये कंप्लीट है, इसको याद रखेंगे। अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ऑन ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसाइल, या एसाइल ही कर देते हैं, अमाइनो एसाइल ऑन tRNA। ये कार्य भी कौन करेगा, अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज या सिंथेटेज एंजाइम ही करता है। इसकी पहचान भी, जब तक ये एमिनो एसाइल से जुड़ा ही रहेगा कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, तब तक जब तक कि ये tRNA से इसका बॉन्ड नहीं बना देता है। इस सारी संरचना में अब अगर अपन tRNA की बात करें तो tRNA की संख्या कोशिका द्रव में पहले से प्रेजेंट है और उतनी है जितनी उसके अंदर होनी चाहिए, लगभग 20। लेकिन एक वर्ड अगर आपको ध्यान हो तो अपहासन, डिजेनरेसी, अपहासन, किसका, जेनेटिक कोडोन का, जो ट्रिपल कोड हमने पढ़े थे उसका अपहासन। तो अपहासन एक शब्द हमने यूज में लिया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिपल कोडोन जो गुमाओ ने दिए, हमने उसमें से 64 जो बने थे उसमें से 3 तो निकाल दिए, कौन से, नॉनसेंस, कौन से, UAG, UGA और UAA। क्लियर है? इसमें से 2 हमने ऐसे निकाल दिए जो कि कैसे थे, एक अमाइनो एसिड एक ही ट्रिपल कोड से कोड होता है, सिंगल कोडिंग, जो कि कौन कौन से थे, एक तो था AUG जिसको किसने कोड कर लिया, मैथियोनिन को, और दूसरा यहां पे कौन सा हो गया, UAG जिसको किसने कोड कर लिया, ट्रिप्टोफैन ने। तो ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड हो गए जिनको केवल एक एक ट्रिपल कोड करता है। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 59 बच गए। 59 के पल्ले कितने पड़े, 20 में से 2, 18 अमाइनो एसिड। इसका मतलब 18 अमाइनो एसिड ऐसे थे जिनको 59 प्रकार के अमाइनो एसिड जो है वो, सॉरी, ट्रिपल कोडिंग जो है वो कोड करने में सक्षम थी। इसका मतलब यहां अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक नई थ्योरम आई थी, वोवल सीक्वेंस, जिसमें tRNA की एंटीकोडोन साइट पे उपस्थित तीनों अमाइनो एसिड में से जो सबसे अंतिम है, तीसरा, कहां पे, उसके 3' छोर के ऊपर, वो क्या कर सकता है, वोवल सीक्वेंस क्रिएट करता है। इसलिए उसे आई सीक्वेंस के नाम पे, टोलरेंसी के नाम पे हमने रखा था कि वो किसी से भी बॉन्ड बना सकता है। तो इस आधार पे एक tRNA जो है वो किसी से भी बॉन्ड कर सकता है। पुराने पहले जो दोनों हैं वो एक्यूरेट होंगे और तीसरा कोई सा भी हो सकता है। यही कारण थी कि लगभग 59 ट्रिपल कोडिंग है। अमाइनो एसिड कितने, 18। तो ये 18 अमाइनो एसिड में से अनेक ऐसे हैं जो 2 से 6 तक ट्रिपल कोड यूज लेते हैं, अर्थात कम से कम कुछ ऐसे हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें तो आर्जिनिन, सीरीन, ल्यूसीन, ये ऐसे हैं जो लगभग 6 प्रकार के ट्रिपल कोडिंग को यूज में लेते हैं अकेले ही। तो इसको हम बोलते हैं डिजेनरेसी।
ठीक है। और इस तरीके की सीक्वेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, वोवल सीक्वेंस के कारण। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड कितने हैं 20 और ट्रिपल कोडिंग्स हमारे पास ट्रिपल कोडिंग्स कितनी है 64 में से अगर हम 3 को हटा दें तो लगभग 61 टीआरएनए होने चाहिए थे, लेकिन टीआरएनए 61 नहीं होते, टीआरएनए की संख्या कम है। किसकी वजह से, वोवल सीक्वेंस की वजह से। अर्थात एक टीआरएनए एक विशिष्ट अमाइनो एसिड के लिए फिक्स है, उसी प्रकार से एक टीआरएनए जो है वो एक से ज्यादा ट्रिपल कोडिंग से भी बॉन्ड बना सकता है। इसकी वजह से टीआरएनए की संख्या कितनी होगी, कम। तो हम ये मान के चलते हैं कि साइटोप्लाज्म में 20 अमाइनो एसिड हैं तो 20 प्रकार के ही टीआरएनए होंगे, ठीक है। तो ये हो गए टीआरएनए। अब टीआरएनए को जब तक अमाइनो एसिड से जोड़ेंगे नहीं वो अपना कार्य करेगा नहीं, ठीक है। टीआरएनए को सक्रियण की जरूरत नहीं है, लेकिन टीआरएनए को एनर्जी की जरूरत है टीआरएनए और एमिनो एसिड के बीच के बॉन्डिंग के लिए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेशन टीआरएनए। तो ये जो एक्टिवेशन टीआरएनए है ये कौन करेगा, सिंथेटेज एंजाइम। और ये सिंथेटेज एंजाइम इस विशिष्ट अमाइनो एसिड के साथ में अपने विशिष्ट टीआरएनए को भी आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा समीकरण कहां पहुंच गया, पहले हमने बनाया अमीनो एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। दूसरे स्टेप में ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां पहुंच गया, टीआरएनए से, तो प्लस टीआरएनए। तो ये क्या बना रहा है, सिंथेटेज को तो रिमूव कर दो, ये बनेगा एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स प्लस जीडीपी, क्योंकि जीडीपी के अपघटन से ये क्रिया हो रही है। सिंथेटेज एंजाइम ही इसमें काम में आ रहा है। तो अब हमको बनाना है एमिनो एसिड टीआरएनए। अब इसमें सबसे विशेष चीज ये है कि टीआरएनए का नाम अब उस अमीनो एसिड पर लिया जाएगा जो उससे अटैच है। जैसे कि सबसे पहले मैथियोनिन है तो दैट इज मैथियोनिन टीआरएनए, हिस्टिडीन है तो हिस्टिडीन टीआरएनए, ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन टीआरएनए। क्लियर है। तो टीआरएनए का नाम किसके अकॉर्डिंग आ गया, अब अमाइनो एसाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये जो अभी हमने यहां संरचना बनाई थी दैट इज COO OPO डबल बॉन्ड OH, ये हो गया OCH2 और ये हो गया COCCC, ठीक है। तो ये जो हमने अभी बनाया था एडिनाइलेट एसिड, एमिनो एसिल एडिनाइलेट एसिड, इसको जोड़ देते हैं CNH2R और ये हो गया H, ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसको हम जोड़ देते हैं टीआरएनए के साथ। तो ऐसे में सिंथेटेज एंजाइम रिमूव हो जाएगा और वो साइटोप्लाज्म में दूसरे अमाइनो एसिड, सेम अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम कभी भी नष्ट नहीं होते, उनकी भौतिक संरचना चेंज नहीं होती। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये टीआरएनए, ये टीआरएनए की 5' सिरा जिसको हम ग्वानिन दैट इज सिस्टोसिन, सिस्टोसिन एंड एडेनिन CCA, और ये बन गई इसकी DHU लूप, ये हो गया इसका TCI लूप और ये हो गया इसका एंटीकोडोन लूप दैट इज DHU TCI एंटीकोडोन, ठीक है। और ये हो गई एमिनो एसिड अटैचमेंट लूप, एमिनो एसिड अटैचमेंट लूप। और इसके 3' सिरे पे जो मुक्त OH ग्रुप है उसकी बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ में, इसके साथ में। और ये जो बाकी की संरचना है एडिनाइलेट वाली, ये क्या हो जाएगी, रिमूव। तो यहां पे ये क्या जुड़ गया, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड कैसे जुड़ गया, OH के साथ में दैट इज C डबल बॉन्ड O, ये बन गया बॉन्ड CNH2, ये उसका R ग्रुप और ये उसकी वैलेंसी दैट इज अमाइनो, ठीक है। और सबसे पहले कौन जुड़ता है,
मैथियोनिन, मैट, और मैट की संरचना क्या कहती है? मैट में है SH ग्रुप, CH2SH, CH2, C डबल बॉन्ड OH, NH2H, दैट इज मैथियोनिन। ये हो गया मैथियोनिन। तो इस मैथियोनिन को सेम इसके साथ जोड़ दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। इसी में जोड़ देता हूं, R को इधर लगा देता हूं, ये हो गया H, R जोड़ दूं तो ये हो गया CH2SH, CH2, दैट इज मैथियोनिन। अब अगर अपन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे इसका फॉर्मेलीकरण मिलता है, इसलिए यहां पे N फॉर्मेल मैथियोनिन जुड़ता है। N टर्मिनल पे एक फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप और ऐड होता है, इसकी वजह से दैट इज F फॉर्मेल मैथियोनिन। लेकिन यूकैरियोट्स में केवल और केवल क्या जुड़ता है? मैथियोनिन। तो दैट इज मैट, कौन सा मैट? F मैट, F मैट tRNA। ये तैयार हो गया है प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे जाने के लिए। तो अब हमारी चौथी स्टेप तैयार होती है, कौन सी? ट्रांसलेशन। चौथी स्टेप हमारी कौन सी तैयार होती है? अब ट्रांसलेशन साइट। अब ट्रांसलेशन को हम फिर 4 भागों में बांट देते हैं, मिटा देता हूं ये सारा। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? बिल्कुल mRNA के अनुसार, mRNA पे जो ट्रिपल कोडिंग है उसके अनुसार क्या करना है? अमाइनो एसिड्स को लाना है और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ना है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनानी है, दैट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो हमारी स्टेप 4 क्या हो जाती है? ट्रांसलेशन। और इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या आता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।